सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होता है वो एक समचतुर्भुज होगा। तो इस सवाल में ये बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, कोई पहले सबसे पहले देखिए बोल रहा है परिगत। तो परिगत यानी वृत्त के परिगत क्या होगा, वृत्त के परिगत यानी कि वृत्त के बाहर बाहर से। तो वृत्त के बाहर बाहर से हमने क्या करना है, एक वृत्त के बाहर से एक हमने क्या खींचा, ये बोल रहा है समांतर चतुर्भुज खींचा हमने। तो ये समांतर चतुर्भुज होता है हमेशा, ये जो हमने समांतर चतुर्भुज खींचा ये वृत्त के बाहर परिगत, तो वो क्या होता है हमेशा एक क्या बनता है, एक समचतुर्भुज बनता है। तो हमें ये सिद्ध करना है इसमें। तो सबसे पहले अब हम पहले ये जान लें कि समचतुर्भुज क्या होता है। तो एक तो होता है हमारे पास वर्ग। तो वर्ग में क्या होता है हमारे पास, तो ये वर्ग होगा। तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होंगी इसकी, ये। और हमारे पास जो रोम्बस होता है यानी कि समचतुर्भुज या रोम्बस, इसमें क्या होता है कि ये भी वर्ग ही होता है एक एक टाइप का, मगर इसमें क्या होता है कि वर्ग में हमेशा ये चारों भुजाएं और चारों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। मगर जो हमारे पास जो क्या होता है, ये समांतर जो हमारे पास क्या होता है समचतुर्भुज, उसमें क्या होता है कि कोण 90 डिग्री के नहीं होते, मगर चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये चारों भुजाएं इसकी बराबर होंगी मगर कोण 90 डिग्री का नहीं होगा ये। तो इसे बोलते हैं हम रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। तो इस सवाल में हमने क्या करना है कि हमें सिर्फ ये सिद्ध करना है कि अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर आ गई तो ये क्या होगा, एक रोम्बस होगा। हमें सिर्फ इतना सिद्ध करना है। हो तो वर्ग भी सकता है, हो वर्ग भी हो सकता है, ये वर्ग भी हो सकता है, मगर हर बार नहीं होगा ना वर्ग। तो इसलिए उसने बोल दिया कि हमें सिर्फ ये सिद्ध करना है कि रोम्बस होगा कि नहीं। तो रोम्बस यानी कि इसकी चारों भुजाएं हमने बराबर कर देनी है सिद्ध। तो ये बन जाएगा हमारे पास रोम्बस सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने एक क्या मान लेंगे, एक वृत्त मान लेंगे। तो ये हमने क्या मान लिया, एक वृत्त मान लिया, ये वृत्त मान लिया। और इसके परिगत, ये परिगत है, ये परिगत यानी कि इसके परिगत हमने एक क्या मान लिया, समांतर चतुर्भुज मान लिया हमने। ये वर्ग नहीं है, ये समांतर चतुर्भुज है, ये थोड़ा मतलब ये मान लिया हमने इसके परिगत। तो ये हमने मान लिया एक, ये हमने क्या मान लिया, एक वृत्त। और इसके परिगत मान लिया हमने ये ये परिगत। तो ए बी सी डी हमने इसकी परिगत क्या मान लिया, एक समांतर चतुर्भुज मान लिया, ए बी सी डी। ये हो गया ओ। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज में हमें एक प्रॉपर्टी क्या पता है, ये जो समांतर चतुर्भुज में होगी, ये समांतर भुजाएं हमेशा बराबर होंगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, ये सेंटर है वर्ग का। तो सब इसमें हमने हमें अगर हमें क्या दे रखा है कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए क्या होगा, इसमें सबसे पहले ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी। तो ये हो जाएगा पहली समीकरण। और फिर कौन सी, बी सी भुजा बराबर होगी, बी सी भुजा बराबर होगी किसके, ए डी के। यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये हो गया। अब हमें आकृति से, अब हम क्या दिख रहा है इसमें, तो अब हमें क्या दिख रहा है कि ये हमने एक फर में पढ़ी थी कि बाह्य बिंदु से अगर हम क्या खींचे, स्पर्श रेखाएं खींचे वृत्त पे, तो वो क्या होती है हमेशा बराबर होंगी। यानी कि ये और ये बराबर होंगी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, ये और ये भी बराबर होंगी। तो इस अब हमें क्या क्या दिख रहा है इसमें, जो भी है सब बराबर लिख दो। तो आकृति से क्या क्या दिख रहा है हमें। तो सबसे पहले तो इस यहाँ पे स्पर्श बिंदु मान लो, इन्हें इनको कुछ नाम दे दो।
इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, इसे मैं दे रहा हूँ, इसे क्या मान रहा हूँ, एस, इसे पी क्यू आर और एस ये मान लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें सबसे पहले, तो मैं कहाँ से लेना शुरू कर रहा हूँ, कहीं से भी ले लो, या तो इस यहाँ से शुरू कर दो, या कहीं से भी मैं यहाँ से लेना शुरू किया, तो ये दोनों भुजाएं बराबर ले ली मैंने। तो डी एस बराबर क्या है यहाँ पे, या डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस हो गया। और फिर ये फिर ले रहा हूँ मैं ये इसमें सी आर बराबर ये इसके, तो सी आर बराबर सी क्यू, फिर ले रहा हूँ मैं ये और ये, बी पी बराबर क्या है हमारे पास यहाँ पे, बी क्यू। और फिर इसी प्रकार ए पी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एस। ये हो गया हमारे पास। अब इनको जोड़ने पर, तो सभी को जोड़ने पर तो ये जो ये भी हैं जितनी भी समीकरण है ये थर्ड, ये चार ये हो गया, पाँच ये हो गया, छः। इसका कारण लिख सकते हैं हम यहाँ पे, जो भी कारण है कि जो बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्शरेखाएं क्या होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं। तो यहाँ पे कारण लिख दिया। तो अब ये सभी को जोड़ दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेंगे, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड जुड़ेंगे। तो डी आर ये क्या हो जाएगा, डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस, ये हो जाएगा। अब हमें क्या दिख रहा है इसमें, अब हमें ए बी भुजा चाहिए। ए बी भुजा कैसे बनेगी, ए बी भुजा ए पी प्लस बी पी के बराबर होगा, तो ए पी प्लस बी पी ये मिल गया हमें, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ए पी प्लस बी पी ये मिल गए आपस में, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। अब इसी प्रकार डी आर, ये बच गए डी आर, डी आर का है हमारे पास ये, और प्लस सी आर, तो डी आर प्लस सी आर इन दोनों को एक साथ ले लो। तो इनकी जगह में क्या लिख रहा हूँ मैं, इसकी जगह लिख रहा हूँ मैं डी आर प्लस सी आर की जगह लिख रहा हूँ मैं सी डी, ये सी डी लिख लिया मैंने। और बी पी यानी बी पी प्लस ए पी बराबर के लिख रहा हूँ मैं ए बी। फिर अब हमें डी एस, तो डी एस किसके साथ बन रहा है, डी एस ये और ई एस, तो डी एस किसके साथ बनेगा, ई एस के साथ, ये इसके साथ बन गया। तो डी एस प्लस ई एस और ये आपस में ये, तो ये कितना बन रहा है, डी एस प्लस ई एस कितना है हमारे पास, ए डी प्लस ये सी क्यू प्लस बी क्यू। तो सी क्यू प्लस बी क्यू क्या है, ये है बी सी। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या निकाला था, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, तो समीकरण एक व दो से क्या निकाला था हमने, ये दो, ए बी बराबर क्या निकाला हमने, सी डी। तो मैं सी डी की जगह क्या रख सकता हूँ, इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ क्या, ए बी। तो मैंने ये रख दिया ए बी प्लस ए बी इक्वल टू ए डी की जगह मैं बी सी रख सकता हूँ इस वाली समीकरण से ये। तो ये हो गया प्लस बी सी। अब तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, टू बी सी प्लस टू ए बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी। अब जब हमारे पास ए बी बराबर बी सी आ गया, अब हमने क्या यहाँ से इस समीकरण को ले लो कि हमने क्या मिल रहा था हमें, ए बी बराबर सी डी, और इसके बराबर में क्या भी आ गया, बी सी भी आ गया, यानी कि ए बी बराबर हम बी सी तो रख सकते हैं, ये ए बी बराबर बी सी।
तो इसकी इक्वल टू भी बी सी रख दिया हमने, क्योंकि ए बी बराबर बी सी है। और ये दूसरा वाला, ये वाला था, ये तो था ये, तो ये बराबर, अब बी सी बराबर क्या, ए डी भी है, तो बराबर क्या हो गया हमारे पास ए डी, यानी कि इसकी चारों भुजाएं बराबर आ गई। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। तो यानी कि ये क्या हो गई, चारों, चूंकि चारों भुजाएं क्या है, बराबर हैं, तो इसलिए क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो ये हो गया, अतः यह एक समचतुर्भुज है। कौन सा, यह यानी कि ए बी सी डी। तो ये हो गया, हमें यही सिद्ध करना था। अब देखो, ये 12 सवाल, तो इसमें क्या है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यानी कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है इस वृत्त की, जो ये वृत्त दे रखा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघात एक त्रिभुज ए बी सी डी इस प्रकार खींचा गया। तो ये क्या बोला है कि ए बी सी डी एक परिघात एक, ये क्या कर रखा है हमने, एक त्रिभुज खींच रखा है, खींच लिया ये। और रेखाखंड बी डी और बी सी, अब रेखाखंड कौन से, बी डी, बी डी कौन सा हमारे पास, ये वाला रेखाखंड, और बी सी ये वाला रेखाखंड क्या है, इनकी लंबाई क्रम चाहिए, ये दे रखी है हमें। और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि ये डी हमारे पास क्या है, एक स्पर्श बिंदु है, ये कौन सा, ये वाला डी, ये है क्या हमारे पास, स्पर्श बिंदु। यहाँ पे ये एक स्पर्श बिंदु है डी। तो डी, अब बुझाएं, अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, ए बी, यानी कि ए बी कौन सा, ये वाला, ये वाली भुजा ए बी, ये ज्ञात करनी है। और ए सी, ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, ये और ये। तो देखो इसमें क्या होगा, हमें ए बी और ए सी भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये स्पर्श बिंदु डी है, तो ये क्या होगा, हमारा 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि हमने पढ़ा ही था, हमने क्या पढ़ा था, ये होगा हमारे पास 90 डिग्री का कोण। क्यों होगा, क्योंकि हमने परिमेय 10.1 में पढ़ा था कि हमारे पास जो स्पर्श बिंदु से जो, हमारे पास जो स्पर्श बिंदु से जो हम क्या त्रिज्या डालते हैं, स्पर्श बिंदु से जो हम त्रिज्या डालते हैं, वो क्या होती है, हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, हमने ये पढ़ा था। तो ये क्या हो गया, हमारे पास 90 डिग्री हो गया, इसलिए क्या हो गया, 90 डिग्री। तो देखो, अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा कुछ, इस सवाल इसमें इस आकृति में थोड़ा कुछ चेंजेस कर दिए, चेंजेस की मतलब कुछ इसमें और ऐड किया। तो हमने जैसे ये, हमने हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक ही क्या है, स्पर्श बिंदु जैसे डी है, और हमने स्पर्श बिंदु डी से ये एक त्रिज्या डाल रखी है, इसी प्रकार हम एक और त्रिज्या डाल लें कहाँ, इस वाले स्पर्श बिंदु पे। यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि स्पर्श बिंदु मान लिया है, कुछ कौन सा स्पर्श बिंदु मान लिया, ये मान लिया, मान हमने ई, ये डी था ई, और एक और स्पर्श बिंदु यहाँ मान लिया हमने, तो इस पे भी हमने क्या खींच लिया, ये एक और त्रिज्या खींच ली। बिंदुओं से ये क्या कर लिया हमने, त्रिज्याएं खींच ली। तो अब ये आर है, तो ये भी आर है, ये सब आर ही तो है, और ये सब हमारे पास क्या होंगी, लंब भी होंगी, ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये भी 90 डिग्री का ही होगा। क्यों, क्योंकि वही ये स्पर्श बिंदु से जो हमारे पास त्रिज्या खींचेंगे, वो क्या होंगी, हमारे पास लंब होगी, परिमेय 10.1 के अनुसार। ये खींच लिया हमने। अब देखो, इस त्रिभुज में हमें, अब हमें इसमें एक और भी दिख रहा है, अगर ये 6 है तो ये भी 6 ही होगा। हमने क्या पढ़ा था, हमने परिमेय 10.2 में पढ़ा था कि हम बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा ही खींचेंगे, तो जो अपोजिट, जो हमारे पास स्पर्श रेखाएं होंगी, ये क्या होंगी, ये दोनों बराबर होंगी। तो ये 6 था, तो ये भी 6 हो गया, इसलिए ये 8 था, ये भी 8 हो गया। अब हमने इसे x मान लिया और इसे भी x मान लिया, क्योंकि अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। तो ये मान लिया। अब हमें क्या निकालना है, ए भी निकालना है ना, यानी कि ए सी निकालना है। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 प्लस एक्स। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस एक्स। इसी प्रकार ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 प्लस एक्स, जो ये निकालना है हमने। और आर कितनी देर की इसमें, 4 सेंटीमीटर। तो अब देखो, हम इस सवाल को ऐसे करेंगे, ये निकालने के लिए, तो ये निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया,
इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने इसमें क्या कर लिया, ये ओ से ए को मिला दिया, ये मिला लिया और ये मिला लिया और ये मिला लिया। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, ये हमारे पास त्रिभुज के हमने और भाग कर दिए। तो ये हमने क्या कर दिया, ये ओ से मिलाया, ओ सी बन गया, ये ओ सी मिलाया। अब हमने क्या दिख रहा है हमें, अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं जो ये है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हमारे पास, कौन कौन से ट्राइंगल का क्षेत्रफल, ये इस वाले ट्राइंगल का क्षेत्रफल यानी कि ए सी बी, ए ओ बी का क्षेत्रफल, या ए ओ बी का क्षेत्रफल, ये, या फिर इन मतलब ये एक वाले, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो मतलब इन तीनों को जोड़ देंगे अगर, तो हमारे पास टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। मगर हमारे पास ये क्या है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों क्यों होगा इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि हमारे पास ये त्रिभुज बन रहा है कौन सा, ये जो हमारे पास इस प्रकार, ये हमारे पास ये वाला ए, यानी कि ये यहाँ पे क्या है डी ई, और ये था एफ, एफ पॉइंट, एफ स्पर्श बिंदु। तो ये एफ और ये क्या है ई, और ये क्या है ओ। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। कैसे में है, क्योंकि हमारे पास ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। अब ये एक्स बराबर एक्स है, एक भुजा तो ये हो गई दोनों बराबर, और दूसरी भुजा ये वाली भुजा यानी कि कॉमन है, ये ए ओ, और दोनों में ए ओ दोनों कॉमन है, और दोनों कॉमन भी है, और साथ में क्या दे रखा है 90 डिग्री का कोण भी है। तो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का कोण भी है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो एंगल एफ इक्वल टू एंगल ई ये है। तो यानी कि हमारे पास सर्वांग सम त्रिभुज है। तो हमने क्या देखा था कि सर्वांग सम त्रिभुज के क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। तो इसलिए क्या कर दिया हमने, हमने इसका क्षेत्रफल लेने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने 2 गुना ऑफ ट्राइंगल ए, यानी कि 2 गुना ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 गुना ऑफ ट्राइंगल ए ओ एफ का क्षेत्रफल, ए ओ एफ का क्षेत्रफल, और फिर 2 गुना ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ये वाला ले लो एक, इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी कि कौन सा त्रिभुज, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। और फिर इसका, इन दोनों का क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा 1 और 2 का। तो कौन सा ले रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा सी ओ डी का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, या 2 गुना, यानी कि इसका क्षेत्रफल आ गया। अब ये वाला और ये वाले इसकी बात कर रहा हूँ मैं, कौन से बन गए 1 2, ये वाला और ये वाला। तो ये हो जाएगा 2 गुना एरिया ऑफ डी ओ बी, और डी ओ बी कौन सा है, ये डी ओ बी। तो ये हो गया। अब मैंने यहाँ से क्या किया, 2 कॉमन ले लिया हर जगह से। तो 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, एरिया ऑफ ए ओ एफ का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ सी ओ डी का क्षेत्रफल
प्लस एरिया ऑफ डी ओ बी का क्षेत्रफल, ये हो गया। अब देखो एरिया ऑफ ए ओ एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। हम जानते हैं कि जो हमारे पास क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का, अगर ये 90 डिग्री हो यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंब गुणा आधार। तो लंब कौन सा है, लंब ये होगा या ये होगा। तो अगर इस वाले एंगल की बात करें तो लंब ये होगा। तो इसमें क्या होता है, लंब गुणा आधार होता है। तो लंब त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब गुणा 1/2 लंब गुणा आधार, तो ये निकालना है। तो अब हम त्रिभुज ए ओ एफ की बात कर रहे हैं। तो कौन सा है ए ओ एफ, ए ओ एफ, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास लंब कौन सा है, यही तो है ओ एफ। लंब कौन सा है इसमें हमारा, ये वाला। किसे मान रहे हैं, ए एफ, ए एफ है हमारे पास लंब, ये ए एफ। तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ए एफ। ए एफ हमारे पास हो गया लंब, या 1/2 लंब के मान लिया ए एफ। ए एफ या ए एफ को मान लो या ओ एफ को मान लो लंब, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब भी। तो मैं क्या मान रहा हूँ, ए एफ। तो ए एफ और आर कितना है, आधार। आधार क्या है, अब अगर ये लंब मान लिया हमने इसे, तो आधार यही तो होगा ए एफ। मतलब कौन सा आधार, कौन सा होगा, ओ एफ। या ऐसा उल्टा भी कर सकते थे, ए एफ इसे मान लो, हमें कौन सा कुआं दे रखा है, ना ये कुआं दे रखा है। ऐसा भी है नहीं कि हमारी ये वाला कोण की बात कर रहा है या फिर ये वाले कोण की बात कर रहा है। किसी को भी मान लो, ओ एफ की जगह ए एफ या ए एफ की जगह ओ एफ। आधार किसी को भी मान लो या लंब किसी को भी मान लो, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, ओ एफ इंटू ए एफ। मगर हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये कार किया था ना हमने, यानी कि ये भी 4 होगा और ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो मैं सीधे सीधे एक की जगह क्या रख रहा हूँ, 4 लिख सकता हूँ मैं एक की जगह। या इसे पूरा लिख लो पहले, ओ एफ और फिर प्लस 1/2। इसी प्रकार सी ओ डी की बारी है। तो सी ओ डी कौन सा हमारे पास, ये वाला त्रिभुज। तो ये 90 डिग्री है हमारे पास। तो ये 90 डिग्री है अगर हमारे पास, तो ये वही होगा। किसी को भी लंब मान लो, तो यानी कि हो जाएगा सी डी इंटू ओ डी प्लस 1/2। लंब कितना है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डी ओ बी की बात कर रहा हूँ मैं। तो डी ओ बी का है हमारे पास, डी ओ बी। तो ये है हमारे पास डी ओ बी। तो ओ वही ओ डी इंटू डी बी या बी डी। अब इनकी जगह वैल्यू रख दो इनकी। ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 1/2। दो तो हमारे पास पहले ही बाहर था और 1/2 हमने और कॉमन लिया। तो ये और कॉमन लिया तो अंदर ए एफ, ए एफ क्या है हमारे पास, ए एफ क्या है हमारे पास एक्स। तो इसकी जगह एक्स रख दिया। और ओ एफ क्या है हमारे पास, ओ एफ ही तो है 4। तो क्या इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, 4x। इसी प्रकार सी डी कितना है हमारे पास, सी डी का है हमारे पास, सी डी हमारे पास 6। और इसी प्रकार हमारे पास क्या है, ओ डी, ओ डी कितना है, ओ डी 4 है। तो गुणा 4। फिर इसी प्रकार ओ डी कितना है हमारे पास, ओ डी हमारे पास ये फिर से 4। और बी डी कितना है हमारे पास, 8। तो 8 ये हो गया, कितना हो रहा है हमारे पास, ये कट गया। तो ये बनेगा हमारे पास 4x प्लस 56। ये 6×4 = 24 प्लस 32। तो ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी।
बराबर कितना आ गया ये 4x प्लस 56। तो हमारे एरिया दे नहीं रखा, अगर एरिया दिया होता तो सीधा सीधा एरिया रख देते। तो अभी हम इसमें और कुछ आगे और करेंगे, तो ये तो इसे याद करने के लिए ये हमारे पास आगे काम आएगा, तो इसे यहाँ पे छोड़ दिया। ये ऐसे समीकरण एक भी मान सकते हैं, ये हम नहीं भी मानो। तो अब हमने एक एक फॉर्मूला पढ़ा था हीरोन का सूत्र, कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या कहता है, हमने हीरोन सूत्र पढ़ा था एक। तो हमारे पास हीरोन सूत्र क्या हो जाएगा, ए बी सी बराबर क्या होता है हमारे पास, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये पढ़ा था हमने। एस क्या होता है यहाँ पे, एस होता है हमारे पास सेमी सर्कल, यानी कि अर्ध परिमाप। एस को क्या बोलते हैं हम, अर्ध परिमाप बोलते थे ना। इसे क्या बोलते थे हम, अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप का हाफ। यानी कि परिमाप क्या होता है, परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग, जो तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये हमारे पास परिमाप तो क्या होता है, इन तीनों भुजाओं का योग। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अपॉन 2। तो ये हो जाएगा एस इक्वल टू अर्ध परिमाप, यानी कि ए बी सी प्लस अपॉन 2। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे अब दूसरी बार में। तो ये तो हो गया। अब इसी प्रकार ट्राइंगल या एरिया ऑफ ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ एस इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, एस इक्वल टू ये होगा ना 6 प्लस एक्स, पहली भुजाई है, फिर दूसरी भुजाई कौन सी है, ये एक्स प्लस 8, और फिर तीसरी भुजा है सी डी, तो बी सी। तो ये क्या है, 6 प्लस 8 बटे 2। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 है 6 14, 14 8 22 और 6 28। तो ये हो जाएगा हमारे पास 28, और साथ में क्या है, ये एक्स से एक्स जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ गए। तो ये होगा 2x प्लस 28/2। या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2x/2 प्लस 28/2। इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ये दोनों के नीचे लिख दिया अलग अलग। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ सीधा सीधा, x प्लस 14, ये लिख दिया मैंने। तो हमारे पास सेमी सर्कल कितना आ गया, एस इक्वल टू ये आ गया हमारे पास सेमी सर्कल। तो अब हीरोन सूत्र लगा दो इसमें। तो एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस। तो ये है एक्स प्लस 14, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 14, एस इंटू एस माइनस ए। तो एस कितना है, एक्स प्लस 14 माइनस ए कितना है, ए यही तो है, माइनस एक्स प्लस 6 होना था, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, यही होना था ना एक्स प्लस 6। तो हमने क्या कर दिया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये भी माइनस हो गया। फिर होगा एक्स माइनस 8, और फिर होगा ये इंटू एक्स प्लस 14, और ये हो जाएगा 8 6 14। अब इसकी जगह मैं क्या रख रहा हूँ, ये इसकी जगह ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ तो ये निकाला था मैं, ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू कितना निकाला था, 4x प्लस 56, यही निकाला था मैंने, ये समीकरण 1 से।
ये कितना हो गया, x से x कट गया और 14 में से 6 गया 8। तो 14 में से 6 गया 8 और यहाँ पे भी x से x कट गया, फिर 14 में से 8 गया 6 और ये 14 से 14 कट गया और ये कितना बचा हमारे पास, x इंटू एक्स। ये हो गया। तो हमारे पास अब ये हो गया। अब मैंने क्या किया, इस अंडरूट को इधर पहले छोड़ दो, या फिर पहले सबसे पहले तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है। जब 4 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो 14 चक्को, ये 4 कॉमन लिया अगर मैंने यहाँ, तो अंदर क्या बचेगा x और ये यहाँ पे क्या बचेगा 14 और बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 14 इंटू ये हो जाएगा 8 छक्के 48 x। अब मैंने क्या किया, ये अंडरूट हटाया यहाँ से, यानी कि इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास अंडरूट हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग, क्योंकि मैंने इधर स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर किया, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग इंटू एक्स प्लस 14 का भी वर्ग बनेगा ये, और बराबर इधर क्या क्या हो जाएगा, अंडरूट हट जाएगा, अंडरूट कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एक्स प्लस 14 इंटू 48x। अब हमें क्या दिख रहा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में। तो एक कट जाएगा, तो स्क्वायर थे, एक ही कट गया, कट गया। अब ये बचा हमारे पास 4 चक्को 16 और ये बचा अंदर x प्लस 14 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 48x। तो यहाँ से कितनी बार कट रहा है, ये 3 बार कट रहा है। तो ये हो जाएगा x प्लस 14 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3x। ये इधर जाएगा, कितना बचेगा 2x बराबर क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 7। तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 7 आ गया। अब हम बस ये तो निकालना था, हमें ए बी की वैल्यू निकल तो जाएगी, कौन सी, ए सी की वैल्यू। x की वैल्यू निकल गई, तो यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे रख दो, कहाँ पे, इसमें रख दो, x की जगह रख दो यहाँ पे और x की जगह रख दो यहाँ पे, तो हमें क्या हो, दोनों वैल्यू मिल जाएंगी। तो इसलिए ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 प्लस 7, तो कितना हो गया, ए बी इक्वल टू 7 6 13। इसी प्रकार ये ए बी, ये ए सी, ये ए सी था। ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स कितना है 7, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 15। तो ये हो गया भाई, यही तो निकालना था मैं, ये और ये। अभी 13 सवाल, इसमें क्या बोल रहा है कि किसी सिद्ध की जाएगी किसी वृत्त के परिगत, तो फिर वही वृत्त होगा और उसके परिगत बनाएंगे हम। एक चतुर्भुज बना दिया वृत्त के परिगत, तो जो वृत्त के परिगत क्या बोल रहा है, ये वृत्त के चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, तो चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, आमने सामने है। तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, वृत्त
की भुजाएं केंद्र पर, जो केंद्र का है इसका, ये जो केंद्र पर क्या बनाती है, एक संपूरक कोण बनाती है। तो संपूरक कोण यानी कि इन दो कोण का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो जो ये वाली भुजा है, जो ये वाली भुजाएं आमने सामने की भुजाएं क्या केंद्र पर क्या बनाती है, संपूरक कोण। तो जो ये वाली भुजा है, किस भुजा की बात कर रहा हूँ मैं, इस भुजा की बात कर रहा हूँ मैं। ये भुजा जो कोण बना रही है केंद्र पर, ये। और इसी प्रकार कौन सी भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, यानी जो केंद्र पर ये वाली भुजा को, दो ये वाली आमने सामने की भुजाएं जो केंद्र पर कोण बना रही हैं, वो दोनों क्या होंगी, उनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये तो बोला है संपूरक कोण होना है, संपूरक कोण अंतरित करती है तो 180 डिग्री होगा। तो ये ए बी सी डी है। तो ये यानी कि ये क्या बोल रहा है कि हमें क्या सिद्ध कर देना है कि एंगल ऑफ ए ओ बी प्लस एंगल ऑफ बी ओ सी हम बराबर क्या 180 डिग्री सिद्ध करना है हमें। अगर ये सिद्ध हो जाएगा तो इसी प्रकार ये वाली इन वाली भुजाओं के लिए तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 360 डिग्री होता है। तो अगर 180 इधर निकल गया तो 180 तो बचेगा। तो इसी प्रकार हमारे पास दूसरा तो खुद ही सिद्ध हो जाएगा, कौन सा, ये वाला, ये ए ओ बी, अरे ये ए ओ डी था ना, ये तो ए ओ डी, ये था ए ओ डी, ए ओ डी। अभी इसके साथ ये हुई तो होगा आमने सामने की भुजाएं। तो आमने सामने की, अब इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, ये वाली। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। हमें ये सिद्ध, ये खुद ही सिद्ध हो जाएगा। जब 180 है तो ये भी कुछ 180 बचेगा। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या ले लिया, एक त्रिभुज ले, एक वृत्त ले लिया। तो ये हमने क्या ले लिया, ए बी सी, ये एक वृत्त ले लिया, इसके परिघ के ले लिया हमने, एक चतुर्भुज भी ले लिया। तो ये ले लिया हमने। तो इसका अब ये हमने इसमें स्पर्श बिंदु ये हैं, ये हो गए स्पर्श बिंदु। अब हमने कौन सा चतुर्भुज लिया, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी, ये नाम दे दिया हमने इसे। और स्पर्श बिंदु को हमने क्या नाम दिया, पी क्यू, या पी यहाँ से शुरू करो ए बी से, वैसे तो कहीं से भी रख सकते हैं, मगर पी क्यू आर एस, ये ले लिया हमने। अब हमें क्या सिद्ध करना है, जो हमारे पास ये वाली भुजा ए डी भुजा जो कोण जो कोण बनाएगी, ये इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, इसके सम्मुख भुजा ये। तो जो इसके साथ सम्मुख भुजाएं जो आपस में कोण बनाएंगी, वो परस्पर क्या होंगे, केंद्र पर जो कोण बनाएंगे वो परस्पर क्या होंगे, संपूरक होंगे। यानी कि 180 डिग्री का होगा इन दोनों का योग। यानी कि इस कोण का योग और प्लस इस कोण का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। या फिर दूसरा भी, या इस कोण का योग इस कोण के बराबर होना चाहिए। ये भी सिद्ध, ये भी सही है। ये तो ये सिद्ध कर दो या ये सिद्ध कर दो, कोई भी एक सिद्ध कर दो। तो अब देख, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब हमने, अब हम इसे मिला रहे हैं केंद्र बिंदु से, जो हमारे पास स्पर्श बिंदु है इसे केंद्र बिंदु से मिला दिया हमने, और इसे भी मिला दिया हमने केंद्र बिंदु से ये, और इसे भी मिला दिया केंद्र बिंदु। तो ओ पी, ये क्या हो जाएगा, ओ पी, और ये हो जाएगा ओ एस, ये हमारे पास केंद्र बिंदु। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, हमारे पास ये बाह्य बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखाएं डाली है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ये दोनों ही बराबर होंगे।
तो इसी प्रकार हम अब हमने अब यहाँ पे क्या लिख दिया, अब देखो मैं कौन कौन से ट्रायंगल ले रहा हूँ, ए ओ पी। ए ओ पी कौन सा है, ये वाला ए ओ पी, और दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं ये ए ओ एस, तो यानी कि ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को ले रहा हूँ, तो मैं ट्रायंगल ए ओ पी व ट्रायंगल ए ओ एस से, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, ये और ये बराबर होंगे, यानी कि ए एस बराबर क्या होगा हमारे पास, ए पी। ये क्यों है, क्योंकि इस पर से रेखाएं हैं ये, तो ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई, यानी कि दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर आ गई। और हमें क्या दिख रहा है, ये आर है और ये भी आर है, तो यानी कि ये दोनों ही बराबर हैं। ओ पी बराबर क्या है हमारे पास, ओ एस, ये क्या है हमारे पास, त्रिज्याएं, तो ये दो भी बराबर हो गई। अब इसी प्रकार त्रिज्याएं बराबर होगी, और ये क्या है हमारे पास, कॉमन है, कौन सा, ओ ए दोनों में कॉमन है, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ। तो हमें क्या मिल गया, ये यहाँ से हमें मिल गया, हमें क्या मिल गया, एस 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 प्रॉपर्टी मिल गई, यानी कि हमारे पास क्या होंगे, सर्वांग सम बन गए। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ पी सर्वांग सम होगा किसके, ट्राइंगल ए ओ एस के। कौन सी प्रॉपर्टी, साइड 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 सम, सर्वांग समता, यानी कि भुजा भुजा भुजा। तो ये दोनों अगर हमारे पास सर्वांग सम आ गए, तो यानी कि इसका क्षेत्रफल के बराबर होगा, या फिर इसके सारे कोण भी बराबर होंगे, इस पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज के। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एंगल ए ओ पी, ये वाला एंगल ए ओ एस के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या मिल गया, क्योंकि हाँ, कैसे होगा, क्योंकि ये भुजा हमारे पास बराबर है ये वाली, तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, ये वाला, यानी कि ये वाला कोण, और इसके सम्मुख भुजा ये वाला, तो यानी कि ये दो कोण आपस में बराबर होंगे, ये दो कोण यहाँ बराबर होंगे, और ये भुजा और ये भुजा बराबर थी, इनके सम्मुख कोण कौन से होंगे, ये वाले। तो इसी प्रकार ये वाले कोण भी क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो ये हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे से मिल गया हमें ये कोण और ये कोण बराबर, तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ एस बराबर एंगल पी ओ ए। पी ओ ए ये मिल गया हमें, इसे क्या मान लिया हमने, कुछ इसे मानो, इसे हमने क्या कर लिया, सबसे पहले इन एंगलों को नाम दे दिया, माना ये एंगल एक है, कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, ए ओ पी से शुरू कर रहे हैं, तो ये माना इधर ए एंगल, ये एक हो गया, और इसे मान लिया हमने दूसरा एंगल, ये है 3 एंगल, ये 4, और ये 5, ये 6, और ये मान लिया हमने 7, और इसी प्रकार ये मान लिया हमने 8। तो यानी कि अब हमें कौन कौन से एंगल बराबर मिल गए, एक और दो, एक और दो, 1 और 8, 1 और 8, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर मिला। तो इसे लिख दो, एंगल एक बराबर क्या मिला, ए ओ एस, तो ये, तो एंगल 8 बराबर क्या है, या इसे उल्टा करो जरा, ए ओ पी तो इधर था ना, तो ये होगा एंगल ए ओ पी बराबर होगा एंगल ए ओ एस। तो ए ओ पी कहाँ है हमारे पास, ए ओ पी यही तो है, ये वाला एंगल, तो ये हो जाएगा एंगल एक बराबर एंगल 8। अब जब हमारे पास, जब ये एंगल और ये एंगल बराबर आ गए, तो इसी प्रकार ये एंगल और ये एंगल भी बराबर आएंगे, एंगल 2 और 3 इसी प्रकार, क्योंकि हमने यही निकाला था, ये निकाला ना हमने। तो जब इसी प्रकार जब हमने 1 और 8 को हमने बराबर सिद्ध कर दिया इसमें,
तो इन दोनों में भी तो हम 2 और 3 बराबर होंगे, तो एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3। इसी प्रकार एंगल 4 बराबर होगा एंगल 5, यानी कि इसकी फिर एंगल 6 बराबर होगा एंगल 7। अब हमने क्या कर दिया, हमें क्या पता है, ये तो मिल गए हमें। इसे मान लो 1, इसे मान लो 2, इसे मान लो समीकरण 3, इसे मान लो समीकरण 4। अब हमें क्या पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो यानी कि मतलब ये हमारे पास वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है, ये क्या होता है हमेशा 360 डिग्री होता है। हमने ये पता है कि ये अगर होगा तो ये कितना होगा 360 डिग्री की वृत्त अपने केंद्र पर 360 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो इन सारे कोणों का योग क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर 360। तो वृत्त से ले रहे हैं हम, तो वृत्त से तो हमें क्या मिल रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर कितना 360, क्योंकि केंद्र पर हमेशा वृत्त केंद्र पर 360 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यहाँ पे लिख दो, चूंकि वृत्त केंद्र पर 360 डिग्री का कोण अंतरित करता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये हो गया हमारे पास। तो हमारे पास एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 8। तो किस एंगल को कौन सा ले रहे हैं हम, ये एंगल 1 बराबर एंगल 8, ये दोनों क्या है हमारे पास बराबर हैं। इसी प्रकार ये वाला एंगल भी बराबर है, 2 और 3 कहाँ से मिला, यहाँ से। तो इसे मैं एक साथ ले रहा हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 8 फिर प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 फिर प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये ले लिया। बराबर क्या है हमारे पास 360। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, हमारे पास एंगल 1 बराबर क्या है एंगल 8। तो इसे मैं सीधा सीधा क्या लिख रहा हूँ, 2 गुना ऑफ, इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2 गुना ऑफ एंगल 1 प्लस ये 2 गुना ऑफ एंगल 2। कहाँ से ले रहा हूँ मैं, यहाँ से वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ। तो ये हमने क्या कर दिया। फिर इसी प्रकार 2 गुना ऑफ एंगल 5, फिर इसी प्रकार लिख रहा हूँ मैं 2 गुना ऑफ एंगल 6 बराबर क्या है हमारे पास 360। अब मैंने एक ही क्यों लिया, एक ये है, ये एक ही क्यों लिया, एक ये एक है और इसके साथ क्या जोड़ना है, हमें 2 जोड़ना है। तो 1 और 2 इसलिए लिया मैंने ये। अब हमें क्या चाहिए, फिर इसी प्रकार हमें चाहिए 5 और 6, तो 5 और 6 ये है। और फिर हमें क्या चाहिए 3 और 4। मतलब हमने 1 और 2 क्यों, 1 और 2 क्यों बचाया, मैंने 8 क्यों नहीं बचाया। बचाने के लिए बचा सकता था, मगर मैं सिर्फ ये सिद्ध करना चाह रहा हूँ अभी फिलहाल कि जो हमारे पास ए बी भुजा ये है, ए बी भुजा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कहाँ है, ये ये केंद्र पर अंतरित कोण कौन, 1 और 2। केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा है, ये 1 और 2। तो
तो यानी कि इस भुजा की, तो ये जो हमारे पास ए बी भुजा है, केंद्र पर कौन सा कोण अंतरित कर रही है, ये वाला कोण ए ओ बी, और फिर दूसरा ये ए ओ डी ओ सी। तो इन दोनों का योग, इन दोनों कोणों का योग क्या आना चाहिए, यानी कि एंगल हमारे पास क्या मिलना चाहिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये मिलना चाहिए हमें। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दोनों कोण क्या हो जाएंगे तब, बराबर होंगे। यानी कि बराबर होंगे कि मतलब हमें मिल जाएंगे, यानी कि इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा तब, सीधा सीधा इसकी जगह रख दूंगा मैं डी ओ सी, और एक और दो की जगह क्या रख दूंगा मैं, ये एक और दो की जगह रख दूंगा मैं ए ओ बी। तो इसकी जगह मैंने रख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर डी ए ओ बी। तो सबसे पहले तो यहाँ में मुझे क्या दिख रहा है, मुझे सबसे पहले तो यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है, तो सबसे 2 कॉमन ले लो। तो अंदर बचेगा हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 360 है। तो हो जाएगा एंगल 1, मैंने यहाँ से काट दिया 180 बार। अब 180 भी आ ही गया, हमें 180 भी चाहिए ही था। अब हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 1 प्लस 2 बराबर क्या हमारे पास, एंगल 1 प्लस 2, यानी कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी। तो ये हमारे पास एंगल ए ओ बी, इसकी जगह मैं क्या रख रहा हूँ, एंगल ए ओ बी प्लस 5 और 6 के बदले क्या रख रहा हूँ मैं, इसके बदले रख रहा हूँ मैं डी ए, 5 और 6 का है 5 6, तो डी ओ सी या सी ओ डी। ये बराबर क्या है 180, और ये हमें सिद्ध करना था, बन गए ना संपूरक कोण। यही तो, यानी कि जो हमारे पास जो केंद्र पर अंतरित कर रही है, जो सम्मुख भुजाएं, वो परस्पर क्या होनी चाहिए, संपूरक होनी चाहिए। तो यानी कि ये तो हो गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या था, त्रिभुज सा, यानी कि विरुद्ध था, और इसके बाहर हमने क्या खींच दिया था, एक एक चतुर्भुज खींचा ये इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से खींचा, तो यानी कि ये भुजा, कौन सी भुजा माना है, इसे ए भी मान लिया और इसे मान लिया सी डी। तो जो सी डी भुजा केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगी, ये ए बी भुजा जो केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगी, ये इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि संपूरक होना चाहिए। तो इसी प्रकार हमने ये तो सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध कर दिया कि जो ये वाला कोण है, यानी कि कौन सा कोण, ये वाला कोण और इस वाले कोण का योग क्या है हमारे पास, 180 डिग्री है। ये तो सिद्ध कर दिया हमने, ये हमें सिद्ध भी करना था। तो ये बन गया संपूरक। अब इसी प्रकार अगर ये 180 हो गया पूरा, तो ये भी तो 180 होगा, बाकी बचा हुआ कौन से बच गए, ये वाले कोण, ये वाला कोण और साथ में ये वाला कोण। जब 180 ये हो गया, तो बाकी बचा 180, तो क्योंकि टोटल 360 होना था, और बाकी बचेगा 180 और। तो ये हो गया हमारे पास सिद्ध। या इसलिए हम इसे और इसे आगे ये भी लिख सकते हैं हम, इसलिए अब कौन सा, ये वाला एंगल ए ओ डी प्लस सी ओ बी या बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, बस यही तो सिद्ध करना था हमें, ये भी या ये। तो सिर्फ इतना ही लिख दो यहाँ पे तक।
बस ये तो, यही हमें सिद्ध करना था, ये हो चुका है ये सिद्ध।